आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कि जो मिट्टी है उसकी खस्ताहाली कैसे हो जाती है, वो कैसे डिग्रेड हो जाती है और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स वी अडॉप्ट टू कंजर्व सॉइल, कि हम किस तरह के मेजर्स को इख्तियार करेंगे तब जाके हम इस मिट्टी का बचाव कर सकेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है, वो कैसे हो जाती है। तो पहले अगर हम देखेंगे कि जो डिग्रेडेशन है, हाउ द सॉइल और हाउ द लैंड इज डिग्रेडेड, कि ज़मीन की जो क्वालिटी ऑफ द लैंड होती है, क्वालिटी ऑफ द सॉइल होती है, वो कैसे डिग्रेड हो जाती है। तो पहले हम देखेंगे कि डिग्रेडेशन के लिए अहम दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। तो सॉइल इरोजन क्या है? तो इरोजन आपको पता है कि ज़मीन का खिसकना, कहीं पे ज़मीन निकल जाती है, चाहे वेदरिंग हो जाती है, चाहे हम कहेंगे ज़्यादा बारिशों की वजह से कहीं पे इरोजन टेक्स प्लेस होता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो वो मिट्टी वहाँ से दूर चली जाती है, मूव अवे हो जाती है। तो वहाँ पे उस जगह पे एक प्रोसेस शुरू हो जाता है इरोजन का, डिग्रेडेशन का। तो इरोजन जब होता रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन हमारी वहाँ से वक्तन फवक्तन थोड़ी थोड़ी उठ के मूव ऑफ कर लेगी, किधर की तरफ, रिवर्स की तरफ, या हम कहेंगे डाउन एरियाज की तरफ या वैलीज की तरफ। तो अब देखो, दूसरा है डिप्लीशन। पहले हम कहेंगे कि इरोजन इज पॉसिबल मोर इन द जेंटल स्लोप्स और स्टेप स्लोप्स। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे कि स्लोप्स में इरोजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम डिप्लीशन की बात करेंगे तो डिप्लीशन इज़ आल्सो पॉसिबल इन द प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में भी सॉइल डिप्लीशन हो जाता है। ये सॉइल डिप्लीशन कैसे हो जाता है कि जब बारिशें पड़ती है तो बारिशों का जो पानी होता है, अगर वो जमा भी कहीं पे हो जाता है, लेकिन आखिरकार उस पानी ने अपना रास्ता इख्तियार करना है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। छोटी छोटी पहले नहरें बन जाती है, उसके बाद वो दरिया के साथ मिल जाती है। लेकिन उन नहरों से जो पानी आता है या उन खेतों से जो पानी निकलता है, उस पानी का रंग अपना रंग नहीं होता है, उस पानी का रंग बन जाता है व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज मिक्सड विद इट, कि जब ऊपर वाली तह उसके साथ मिल जाती है तो उस पानी का रंग भी बदल जाता है। तो वही पानी वहाँ से फिर मूव ऑफ करता है। तो इस तरह से वहाँ की उस फील्ड की जो टॉप लेयर होती है, दे आल्सो गेट इरोडेड, दे आल्सो गेट डिप्लीटेड हैं। तो these are the major threats of the soil as a रिसोर्स, कि अगर मिट्टी हमारे पास एक वसाइल है तो इस वसाइल के लिए भी ये खतरा है। लेकिन इस खतरे के लिए अगर हम जिम्मेवार ठहराएंगे तो देयर आर ओनली टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, फॉर द सॉइल डिप्लीशन। तो वो क्या क्या है? पहले हम कहते हैं कि नेचुरल एंड ह्यूमन। Natural factors and human factors are responsible for land degradation. In what way human factors are responsible, and in what way natural factors are responsible? हम बात करते हैं बारिशों की, फ्लड्स की। तो ये फ्लड्स कोई इंसान तो नहीं लाता है, ये नेचुरल फेनामिनान है कि बारिशें ज़्यादा पड़ जाएंगी तो देयर में भी द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इरोजन है। तो हो गया कि ये नेचुरल फैक्टर है। फिर हम कहते हैं कि बाय ह्यूमन फैक्टर्स कैन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है। अरे भाई, जंगलों का कटाव तो कुदरत ने नहीं किया, इंसान ने ही किया। तो हो गया कि डिफॉरेस्टेशन भी है। हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग, जानवरों का चरना, तो वो भी एक ह्यूमन फैक्टर है। हम कहते हैं वाटर लॉजिंग, तो वो भी क्या है? वो भी ह्यूमन फैक्टर है। कहीं ना कहीं हमारी जो कल्टिवेबल फील्ड्स होती है, कि
जिस दौरान उसमें पानी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उस दौरान भी उसके अंदर पानी रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है टॉप लेयर ऑफ द फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं उस पानी के साथ मिल जाएगा। तो जब पानी मूव ऑफ करेगा तो वो टॉप लेयर उसी के साथ वहाँ से रन ऑफ हो जाएगा। तो हो गया कि these are the factors which are responsible for soil degradation। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स है या नेचुरल फैक्टर्स है, तो उन्हीं ह्यूमन फैक्टर्स में हमने कहा कि डिफॉरेस्टेशन कहा, ओवर ग्रेजिंग कहा, या हाँ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एरिएबल लैंड में, कल्टिवेबल लैंड में, तो उसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ द लैंड, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज़ डिग्रेडेड है। तो इसके साथ साथ अगर हम कहेंगे या पेस्टिसाइड्स जो हम छिड़काव वगैरह करते हैं, स्प्रेज करते हैं, तो उन स्प्रेज की वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है दे गेट इरोडेड, दे गेट डिग्रेडेड, वो डिग्रेड हो जाती है। या रेन वॉश जो है, रेन वॉश इज द natural factor, ठीक है, landslide is a natural factor and flood is also the natural factor. These are the factors which are responsible for लैंड डिग्रेडेशन। बारिश ज़्यादा आ गई तो बारिश को लाने में जो है वो कुदरत का ही है। तो दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, और वी कैन से द सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिप्लीशन, सॉइल इरोजन। तो अब हमने पढ़ना है कंजर्वेटिव मेजर्स। इन व्हाट वे वी कंजर्व सॉइल एज ए रिसोर्स, कि हम इस मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हैं या हम इस ज़मीन का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, तो हम इन पॉइंट्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इस वसाइल को बचा सकते हैं। तो पहला इन्होंने बताया मल्चिंग। तो मल्चिंग is also a way by which we can control the depletion of the soil। अगर हम जो हमारे प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह बच जाती है तो उस खाली जगह को भी हमने बेकार नहीं छोड़ना है। वी कैन मिक्स ऑर्गेनिक मैटर विद इट, वी कैन मिक्स फर्टिलाइजर, वी कैन मिक्स मैन्योर विद इट बाय, इसके साथ हम ये खादे वगैरह भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। वक्तन फवक्तन हम उसकी जो वो गोड़ी वगैरह है वो भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं द बियर ग्राउंड इज इंडल्जिंग इन सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच कैन प्रिवेंट द सरफेस रन ऑफ, जिसकी वजह से अगर उस बियर ग्राउंड पे फिर पानी भी आ जाएगा तो दैट मीन्स वो जो वहाँ पे जोती हुई वो ज़मीन होगी उन प्लांट्स के इर्द गिर्द, तो वो पानी वो मिट्टी को डिग्रेड नहीं होने देंगे। और इससे क्या होगा कि इट हेल्प्स टू रिटेन द मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है, जो नमी है, नमी को वो अपने पास ही मतलब वो शक्ति, वो ताकत इस ज़मीन में बन जाएगी कि इट रिटेन्स द मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर को भी अपने अंदर बचा सकती है। दैट मीन्स जो प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह होती है हमने उन प्लांट्स के बीच में उस खाली जगह को भी बेकार नहीं छोड़ना है। अगर हमने बेकार छोड़ दिया तो दैट मीन्स द रेन वॉश, द सरफेस रन ऑफ जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू होगा तब जब बारिशें आ जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट है कंटूर बेरियर्स। कंटूर बेरियर्स मीन्स जो भी हमारे पास फील्ड है तो फील्ड का जो साइड मार्जिन होगा, साइड मार्जिन को कहीं ना कहीं हमने ओपन नहीं छोड़ना है। उसकी फील्ड की लेवल से थोड़ी बहुत लेवल हमने उस साइड को बनानी है, थोड़ी बहुत ऊपर करनी है। तो वो किन किन चीज़ों से हम कर सकते हैं? स्टोन्स लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, या मिट्टी का ही एक बैरियर बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कंटूर्स। ये चीज़ें चाहे हमने घास का इस्तेमाल किया, कंकर का इस्तेमाल किया, मिट्टी का इस्तेमाल किया, तो ये एक रुकावट बन जाती है फील्ड के सामने, क्योंकि जो भी पानी आएगा वो सीधा ही नहीं चला जाएगा, पहले वो वहाँ पे स्टे करेगा। तो जब स्टे पानी करता है तो पानी के साथ जो भी चीज़ें होंगी, चाहे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, चाहे सैंड पार्टिकल्स होंगे, दे गेट सेट एट द बॉटम। वो कहाँ पे रुक जाते हैं? वो नीचे रुक, दैट मीन्स
अब जब पानी रुकने के बाद फिर से अगर पानी के पीछे फ्लो है तो जो नीचे रुका हुआ पानी है कहीं ना कहीं इस फील्ड के साथ कुछ चीज़ ऐड हो जाएगी, बल्कि डिप्लीशन नहीं हो जाएगा। लेकिन इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव कंटूर बैरियर। जब हम आगे से कंटूर बैरियर्स लगाएंगे, जिसको हम कश्मीरी में बियर भी कहते हैं, जो हमारे ये धान की जो हमारे फील्ड्स होते हैं तो वहाँ पे हम कंटूर बैरियर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब ट्रंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। कुछ जगहों पे क्या किया जाता है कि जो गड्ढे हैं वो खोदे जाते हैं तो उनमें पानी जमा रखने के लिए हम कहेंगे कि छोटा सा एक टैंक बना देते हैं साइड में, ताकि पानी उस टैंक में जमा रहे और फिर उसके बाद हम उस पानी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस अब देखो यहाँ पे हम किस तरह से सॉइल का बचाव करते हैं। अब अगर ये कंटूर बैरियर नहीं होता, पीछे से पानी आ जाता तो कहीं ना कहीं हमारा जो सरफेस था वो जो भी चीज़ उससे उठती, चाहे डस्ट उठता चाहे मिट्टी उठती, तो वो मिट्टी उस पानी के साथ सीधे इस फील्ड से बाहर चली जाती। तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो हमारी है वही होती है फर्टाइल सॉइल। तो जब फर्टिलिटी ही बाहर चली जाएगी तो ये ज़मीन खस्ता हो जाएगी, ये डिग्रेड हो जाएगी। तीसरा इन्होंने बताया रॉक डैम। अब देखो रॉक डैम इज़ ओनली पॉसिबल, ये पॉसिबल कहाँ है, जहाँ पे हमारी नहरें वगैरह होती है या जो हमारी स्ट्रीम्स होती है, उन स्ट्रीम्स को भी हमने किसी हद तक बचाने की कोशिश करनी है। जहाँ जहाँ से हमारा पानी आता है वो जो पानी का रास्ता है, उस पानी के रास्ते को भी हमने मद्देनज़र रखना है। अब देखो रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अगर हमारी नाली खाली पड़ी है, उसमें कंकर वगैरह नहीं है, उसमें बैरियर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है द स्पीड ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। पानी की रफ्तार बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सामने तो कुछ है ही नहीं, न पेड़ है न कंकर है न कोई बैरियर है न कोई रुकावट है, तो पानी तेज चलना शुरू कर जाएगा। अगर पानी तेज चलता है, पानी हाई स्पीड के साथ चलता है, तो वह हाई स्पीड के साथ साइड कटिंग भी कर देगा, इरोड भी कर देगा सॉइल को। दिस प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। अगर हम उस नाली में कंकर वगैरह डाल देते हैं, उस नहर में बैरियर्स बना देते हैं, तो पानी कभी भी गुस्से में तेज़ नहीं आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे गलियाँ नहीं बन जाएंगी और क्या होगा कि सॉइल हमारी वहाँ से हटेगी नहीं, कि दैट मीन्स वहाँ पे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। तो रॉक डैम इज़ नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि रॉक डैम जो है ये हर जगह पे हर कल्टीवेबल फील्ड के साथ, या जहाँ जहाँ पे भी हमारी स्ट्रीम्स है, हमारी नहरें है, तो उन नहरों में ये इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी की रफ्तार को कम कर देता है, जिसकी वजह से इरोजन की भी रफ्तार किसी हद तक कम हो जाती है। तो अब हम देखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग क्या होता है, कोई भी घाटी, कोई भी वादी जो होगी, कोई भी प्लान एरिया होगा, तो उसके साइड से कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी ही अगर होंगी या बड़ी बड़ी ही होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे वो छोटे छोटे ज़मीन के टिल्ले दिखाई देंगे, जो कि स्टीप स्लोप्स में नहीं होंगे बल्कि जंटल स्लोप्स में होंगे। तो जब जंटल स्लोप्स में होंगे तो दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टीयर, वो जो ज़मीन वहाँ की होगी वो कहीं ना कहीं जंटल स्लोप में जब होगी, तो जाहिर सी बात है अगर हम उस ज़मीन को अपनी कल्टीवेशन के अंडर लेंगे तो उस ज़मीन का भी जो है इरोजन जो है वो जो इरोजन है वहाँ पे कम हो सकता है। तो टेरेस फार्मिंग जो है कि हम ऊपर से ही, छत से ही नीचे तक अगर हम देखेंगे कि हमने उस ज़मीन के ऊपर भी फार्मिंग करनी है, तो तब जाके वो जो ज़मीन होगी वो बच सकती है। तो these are made on the slopes, steep slopes, so that flat surface are available to grow crops. They can reduce surface runoff and soil erosion. अब देखो स्टीप स्लोप्स में कम पॉसिबल है, लेकिन जंटल स्लोप्स में मोर पॉसिबल है। स्टीप स्लोप क्या होता है कि स्टीप हम कहेंगे जो ज़्यादा वो होगा, ऊंचा होगा, हाँ, तो जंटल हम कहेंगे जो नरम होगा। स्टीप
हम लेंगे इस तरह से, स्टीप हम लेंगे, अगर ये हमारा बियर ग्राउंड है तो यहाँ से अगर पहाड़ है तो ये पहाड़ जो है ये इसका जो है हम कहेंगे ये भी उतना जेंटल नहीं है। लेकिन उसके बनस्बत अगर हम ऐसे लेंगे ऐसे तो ये आएगा जेंटल स्लोप, तो ये जो है ये आएगा स्टीप स्लोप। तो स्टीप स्लोप्स में कम पॉसिबल है ये चीज़ें, लेकिन जेंटल स्लोप्स में पॉसिबल है कि हम वहाँ पे फार्मिंग शुरू करें। तो जब हम वहाँ पे उस फ्लैट लैंड पे छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे ज़मीन के, मैंने कहा इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर्स होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बताई है, तो ये क्या है, ये एक पौड़ी की एक सीढ़ी की मानंद है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि इन छोटे छोटे फ्लैट लैंड्स पे भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी फसलों को उगा सकते हैं। जब हम वहाँ पे फसलों को उगाएंगे तो इससे क्या होगा, इट कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, कि जो ज़मीन के ऊपर पानी होगा वो पानी तो चलेगा लेकिन हमारी मिट्टी नहीं बह जाएगी और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है कि ज़मीन को बचाने का। तो दूसरा इन्होंने बताया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स क्रॉपिंग अगेन द क्रॉपिंग पैटर्न, कि जहाँ पे हमने फसल लगाई होगी उन फसलों के बीच में से हमने और भी एक फसल लगानी है, उसको हम कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। दैट मीन्स डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एट अल्टरनेट रोज। मुख्तलिफ तरह के फसलें हमने लगाने हैं मुख्तलिफ तरह की सीधों में, तो उसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। एंड आर सोन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। और हमने क्या करना है, इनको मुख्तलिफ सीजन्स में लगाना है। हम यहाँ पे समर्स में कल्टीवेशन करते हैं, विंटर्स में ज़मीन को बेकार छोड़ देते हैं। तो विंटर्स में जो हम ज़मीन को बेकार छोड़ देते हैं तो उसी दौरान क्या होता है, सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम विंटर्स में भी डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरह के हम क्रॉप्स लगाएंगे, जैसे मैंने कहा खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है, हम यहाँ पे खरीफ लगाते हैं, रबी क्रॉप्स कम लगाते हैं। अगर रबी के विंटर क्रॉप्स भी हम लगाएंगे तो क्या होगा कि इस सरफेस रन ऑफ से हमारी ये जो सॉइल है वो बच जाएगी। अब है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? कंटूर प्लोइंग मीन्स द प्लोइंग विच लाई पैरेलल टू ईच अदर। जब हम ज़मीन को जोतते हैं तो उसमें एक पैरेलल लाइंस की सूरत में निशान लगने चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पैरेलल कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप्स है, अगर हमारी जो फ्लैट लैंड है वो लेवल्ड नहीं है, वो भी स्लोप में है थोड़ी बहुत, तो जाहिर सी बात है अगर उसके पीछे से पानी आ जाएगा तो वो उसको रेन वॉश कर देगा। लेकिन अगर उसको हमने इस तरह से जोता होगा, जिस तरह हम बैल लगाते हैं, बैलों के ज़रिए ज़मीन को जोतते हैं, तो एक निशान पड़ जाता है पीछे से। तो जो निशान पड़ जाता है वो निशान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब जब बारिशें हो जाती है तो उन नालियों में क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर अब नालियाँ नहीं होगी तो वाटर किधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। आगे की तरफ जब बढ़ना शुरू कर देगा वो अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इरोजन टेक्स प्लेस हो जाएगा, डिप्लीशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये पैरेलल प्लोइंग जो है, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, टू प्रिवेंट द सॉइल डिप्लीशन। दूसरा इन्होंने बताया है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? तो ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये फ़ायदेमंद ज़्यादा ड्राई रीजन्स में साबित हो जाते हैं। ड्राई रीजन्स या हम कहेंगे कोस्टल जो हमारे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये कारआमद साबित हो जाते हैं कल्टीवेबल फील्ड के लिए। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। क्योंकि साहिली इलाकों में जो हवाएं होती है वो तेज़ आती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि इन ड्राई रीजन्स खुश्क जगहों पे क्या होता है कि जब बारिश नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारी मिट्टी होती है वो लूज़ पड़ जाती है।
लूज क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जिस मिट्टी के ऊपर से चलना होगा, हैं, जानवर भी चलेगा, इंसान भी चलेगा, गाड़ियां भी चलेंगी, तो वो ज़मीन कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। लेकिन इस ज़मीन को सेट होने के लिए और मतलब जो है दोबारा से वहाँ पे उस ज़मीन के साथ जो हो उसका जो मतलब हम कहेंगे कि जॉइनिंग जो होगा वो तभी पॉसिबल है जब बारिश उसको फिर से उस ज़मीन के साथ मिला देती है। लेकिन अब अगर बारिश आती ही नहीं है ड्राई रीजन्स में, तो वो क्या है, गर्दा। हम देखते हैं यहाँ पे ऑटम सीजन में गर्दा आसमान की ओर उठता है। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ऑटम सीजन में बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से वो गर्दा बैठ जाएगा ज़मीन के साथ फिर से। लेकिन क्या होता है, जब गर्दा हो जाता है तो हवाएं आती है, ये हवाएं इस गर्दे को उठा लेती है। लेकिन अब हवाएं तब बियर ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाएंगी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुंच जाएंगी, मिट्टी के साथ नहीं पहुंच जाएंगी तब, जबकि यहाँ पे अगर ट्रीज होंगे तो हवा मतलब उस हवा को कंट्रोल वही करेंगे, हवा की स्पीड भी कम हो जाएगी और ज़मीन के साथ वो हवा नहीं आ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे उसको ऊपर से ही रवाना कर देंगे। तो हो गया कि उसकी वजह से जो शेल्टर बेल्ट्स है इन ड्राई रीजन्स में मुफीद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बियर ग्राउंड तक मिट्टी को उठाने नहीं देते हैं और मिट्टी हमारी वहाँ की वहीं रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल जो हमारा कवर होता है, जो हमारा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है, वो वहाँ पे ही रह जाता है। वरना अगर ये शेल्टर बेल्ट्स नहीं होते तो ज़मीन के ऊपर से हवा इस कदर झाड़ू लगा देती कि वहाँ पे रेत का ज़र्रा भी उस ज़मीन पे नहीं टिकता, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज़ होती तो वो गर्दे को आसमान की तरफ उठा लेते। तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल, कि हम अपनी इस सॉइल जो हमारी मिट्टी जो हमारा वसाइल है, इस वसाइल को हम इन तरीक़ों से बचा सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, ये हम लैंड पढ़ रहे थे, लैंड के बारे में, अगला हमारा वाटर है, तो वाटर के बारे में हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।